नमस्ते सुनीता जी, सुंदरलाल जी नमस्कार, योगिनी तांबे सुखदाने ज्वाइन नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे बीच अतिथि के रूप में अपने जीवन और सृजन की यात्रा को लेकर बात करने सुविख्यात ध्रुपद कलाकार प्रतिभाशाली गायक अभिजीत सुखदाने आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आपसे कुछ ही देर में वो ज्वाइन होंगे। हमने उनसे कह दिया था कि आप लगभग 5:35 तक आइएगा, वो आते होंगे। और नमस्कार सुंदरलाल जी, आज आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया जब मैंने लगाया था। नमस्ते योगिनी, स्वागत है आपका। नमस्ते हिमांशु जी, आप सभी अच्छे होंगे, बहुत शुक्रिया। अनुज प्रताप सिंह, आइए, आपका भी स्वागत है। अभिजीत थोड़ी देर में आते ही होंगे। नमस्ते अनुज। आप सभी इस बातचीत के साक्षी होंगे, मुझे खुशी है। धीरे धीरे और भी मित्र आएंगे। आदित्य पंड्या अभी आ गए हैं। मैं इनके सबके नाम अभी ध्यान से पढ़ता हूँ। जब बातचीत शुरू हो जाएगी तब भी जो आते जाएंगे उनसे मैं बात करूँगा। सुंदरलाल जी, हम आपको शेड्यूल करना चाहते थे, लेकिन आपने फ़ोन उठाया नहीं। अभिजीत आ गए हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ। नमस्कार। नमस्ते अभिजीत भाई, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपके यहाँ पंखा चल रहा है कुछ, उसका नंबर कम हाँ करना पड़ेगा। हाँ, पंखा बंद कर जी। बंद ना करो, 2-3 नंबर पे कर लो, जिससे आपका भी काम हाँ, चल जाए। नहीं नहीं, ठीक है, ओके। मेरे पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रही। हाँ, पर आप पंखा लगा लो, नहीं तो थोड़ा सा कष्टकारी हो जाएगा। नहीं नहीं, ओके, वो कम कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, 2-3 नंबर पे ठीक रहेगा। हाँ जी जी। यहाँ पर आपके सभी और हमारे मित्र यहाँ पर एकत्र हो गए हैं, और जी हमारी बातचीत चलेगी तो वो आते जाएंगे। बिल्कुल। बहुत है ना। और मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और ऊंचा हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा? हाँ हाँ, ये अब ठीक है। पोजीशन वैसे अच्छी है। हाँ, हाँ बिल्कुल। पर कुछ उस तरह से ये इससे थोड़ा सा और नजदीक से। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ये एकदम अच्छा हो गया। हाँ। कैसा ग्वालियर कैसा है इस समय? ग्वालियर ठीक है, अभी फिलहाल कोरोना मुक्त है। कोरोना मुक्त है, ये अच्छी बात है। हाँ हाँ, और यहाँ 2-3 पेशेंट थे, लेकिन अभी वो ठीक है पूरी तरह। ठीक है, बहुत जी। सुंदर। इंदौर और भोपाल जैसी स्थिति प्रदेश हाँ में और कहीं ना हो, और हाँ, इन शहरों को भी धीरे धीरे राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय स्पेशली हमारे इंदौर और में तो आप, बहुत है। हाँ जी जी। इंदौर में इस समय हमारे और आपके मित्र धीरे धीरे करके ज्वाइन हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे सबके नाम देखते जा रहे होंगे। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बात करते करते इन सबको तवज्जो कर सकते हैं, इनका नाम जरूर ले जरूर सकते हैं। जरूर उसमें जरूर। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब व्यवधान नहीं होगा उसमें। जी और एक मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अभिजीत जी ग्वालियर के ध्रुपद केंद्र में गुरु
के रूप में आसीन है, और वो लगभग मुझे लगता है कि 5 से तो अधिक वर्ष हो गया होगा। हाँ, एक 12 12 वर्ष। 12 वर्ष हो गया, माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं कोई। हाँ, 12 वर्ष से जी ये एक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अ, इस विधा में नए शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, और वो फिर आगे जाके अलग अलग जगहों पे अपनी प्रस्तुति करते हैं और अपना अपना भविष्य संवार रहे हैं, और इस विधा को की निरंतरता को बनाए हुए हैं। मैं अभिजीत जी से चाहूंगा कि वो अपनी आरंभिक जीवन के बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इस क्षेत्र में किस तरह आपका आना हुआ, क्या क्या वातावरण था जिसने आपको इसमें प्रवृत्त किया, घर परिवार का, उसमें माता पिता का क्या योगदान रहा, इसको जी लेकर आप हमको बताइए। जी। मैं एक महाराष्ट्रियन लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जी और जी। मेरी माता जो थी वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और मेरे पिता जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज में थे। ये और किस शहर की बात है? ये ग्वालियर 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 में ही मेरी पैदाइश अच्छा, हुई। हाँ ग्वालियर के रहने वाले हैं शुरू से? हाँ, ग्वालियर के रहने वाले हैं। ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र में थे पहले, मेरे माता पिता, लेकिन हाँ वो हाँ दादाजी किसी कारण, जॉब के कारण से इधर आ गए थे, तो फिर इधर हाँ ही हाँ। सब बस गए ग्वालियर में। तो जी जी। मूलतः मेरा जन्म भी यही हुआ ग्वालियर में। और हाँ मैंने होश जब संभाला तो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से भी, जो थोड़ा सा नीचा स्तर होता है, उस तरह का परिवेश था। और मेरा हाँ एक भाई था, और मेरे माता पिता, जैसा मैंने बताया, मेरी मम्मी प्राइवेट टीचर थी स्कूल में, तो उनके हाँ साथ ही हाँ। स्कूल जाना आना होता था। और मेरे पिता टेलीफोन एक्सचेंज में थे। हाँ उनको एपिलेप्सी की बीमारी थी, जिसे मिर्गी कहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो बचपन से ही थोड़ा सा मतलब उनको देखना वगैरह ये सब चलता था, बड़े भैया हाँ का भी और मेरा भी। तो हाँ ऐसा करते करते बड़े हुए। और धीरे धीरे मम्मी को लगता था कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। हाँ। और मेरे, चूंकि महाराष्ट्रियन फैमिली में थोड़ा बहुत रहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। जी तो जी। मैं जाता था, यहाँ तानसेन संगीत महाविद्यालय है, वहाँ मैं कुछ समय तबला सीखता था। हालांकि बचपन में इतनी मेरी कोई रुचि थी नहीं, तो कुछ समय तबला सीखता था, और मम्मी को बहलाने के लिए कुछ समय गाना भी सीखता था, ताकि मुझे जो है निकाल दिया जाए मतलब हाँ कि मुझे मुझे हाँ। संगीत संगीत तो नहीं करना, ऐसा। हाँ। हाँ, तो लेकिन मेरा भैया कंटिन्यू तबला सीखता था, उस वायलिन भी सीखता था। मेरे से 1.25 साल बड़े थे मेरे भैया। तो हाँ हाँ। ऐसा करते करते बड़े होते गए हम लोग। अब जब 10th में मैं था, तब मुझे थोड़ा सा दोबारा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा गाना सीखना चाहिए। तो मैं फिर हम्म। श्री दिलीप वसंत मोगे जी हैं, उनके पास में गया जी। अपना आरंभिक तालीम के लिए। इसके बाद में श्रीमती साधना गोरे जी है, उनके पास भी गया अरे आरंभिक, हाँ, उसके बाद की तालीम के लिए। और फिर तानसेन संगीत महाविद्यालय में भी, चूंकि एक वो रहता है कि भाई आपको डिग्री तो होनी ही चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, तो वो डिग्री के बिना तो कुछ चलता नहीं है। तो जी डिग्री करने के उद्देश्य से भी जो है मैं वहाँ गया। फिर जी 1993 में जो है उस्ताद साहब को, उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब को जी। जी। तानसेन सम्मान से नवाजा गया उस साल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग में। हाँ हाँ। उनको तानसेन अलंकरण दिया। तो जी तानसेन के दौरान जब उनकी प्रस्तुति हुई, तब मैंने उनको सुना। जी। तो मुझे, हाँ, मैं बिल्कुल सोच में मतलब पड़ गया, और मैंने सोचा कि बस अब कुछ करना है तो यही करना है, इनसे ही सीखना है। तो एक बताइए। साल, हाँ, एक साल थोड़ा सा लगा मनाने में उनको, और पता लगाने में कि अच्छा। भोपाल में और बम्बई में किधर सिखाते हैं वो। हाँ हाँ तो आरंभिक अवस्था में उनको, पुराने समय में पोस्ट कार्ड आया करते थे, तो पोस्ट कार्ड लिखा करता था, वो थोड़ा हाँ। सस्ता भी। जी जी। ये कब की बात होगी, किस वर्ष की? ये बात है 1993 की, उन्नीस सौ अच्छा, तिरानवे के तब बाद, हाँ जी, तब उस की। समय वो भोपाल में संभवतः रहते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, 40 गुरुजी। निषाद कॉलोनी में रहते थे। हाँ हाँ हाँ। जी। तो वो अच्छा, वहीं पर। हाँ हाँ, 74 बंगले जो है वहां पर। हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ठीक। हाँ, तो मैं वो लिखता था ध्रुपद केंद्र और भोपाल,
पहले मुझे किसी ने बताया था कि श्यामला हिल्स में इसका एड्रेस है। फिर मुझे किसी सुरुचि ने मोहता बताया। जी ने आपको नमस्ते किया है, जी जो नमस्ते, ज्वाइन हुए। नमस्ते सुरुचि जी। जी जी। और आ, अभी नीरजा नीरजा कपूर जी भी आई हैं, जो महेंद्र कपूर जी की बहू हैं, रोहन जी की वाइफ। अरे वो वाह, भी इसको देख नमस्कार रही इस नमस्कार कार्यक्रम। नीरजा जी। जी जी। हम्म, तो हाँ वहाँ निषाद कॉलोनी में वो एड्रेस मुझे मिल गया था, तो मैं लेटर लिखता था। फिर एक हाँ बार मेरा, हाँ मैंने सोचा ऐसा लेटर से तो कुछ हो नहीं पाएगा, शिक्षा जो है वो कैसे संभव है। लेकिन इतना इतने इतने समर्थ भी नहीं थे कि भोपाल थोड़ा सा ज्यादा जाना आना कर पाए या जाना आना भी कर पाए। हाँ तो जैसे तैसे व्यवस्था करके जो है मम्मी ने एक बार हिम्मत करके भोपाल भेजा। छोटा ही था मैं। तो जी। 1977 की पैदाइश है मेरी, 7 जनवरी 1977 की। हाँ हाँ तो छोटा ही था उस दौरान, तो वो मम्मी पापा के हिसाब से। हाँ, तो क्योंकि 16-17 माता साल पिता की के उम्र लिए में तो आप बच हाँ हाँ। हमेशा बच्चे रहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ हैं। तो वो लेकिन जी। लेकिन उसमें माँ ने जो आपको भेजा है तो बड़ी खुश होंगी कि कम से कम अब हाँ लड़का हाँ इंटरेस्ट ले रहा है और ये काम में पीछे हाँ, पड़ कर गया है, कुछ अभी कुछ इसको कुछ ना कुछ 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 परिणाम करेगा। जी मिलेगा। जी जी। तो जी जी। पहली बार मैं उस्ताद के पास गया तो उन्होंने, अच्छा गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा लेना कुछ हंसी खेल नहीं होता। और उस पर से जो हाँ मेरा मेरा जो चयन है, जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी जो ध्रुपद केंद्र चलाती है, जी। और जो जिसमें पहले उस्ताद साहब थे, तो उसमें भी मतलब ऐसा प्रवेश मिलना इतना आसान नहीं था। 5 सीट्स थी। और मैं जब गया तब मैं बीच में ही था। वो लखनलाल साहू, कृष्ण शरण राजौरिया और सुरेखा कामले, इन सब लोगों के बैच में मैं बीच में गया था। हाँ हाँ। हाँ तो एक तो मेरे साथ ये समस्या थी कि मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली कभी भी। जी जी जी। तो और मेरे लिए थोड़ा सा स्थान भी क्या होता था कि स्कॉलरशिप वाले वाले बच्चों के लिए अपना रियाज जो है वो उनका जरूरी होता था। जैसे सुबह का खरज हो गया, फिर उनकी बंदिशें हो गई, उनके रियाज में बीच में दखल हम्म, नहीं दिया जा सकता था। तो मेरे हाँ लिए एक हाँ हाँ। चैलेंजिंग विषय होता था कि भाई बीच में से ही कुछ लेना है। हाँ, और अपने तो आपको वो स्वयं को अधिक एफर्ट करना, हाँ, क्योंकि क्योंकि खुद को। उस्ताद साहब ने पहले, हाँ उस्ताद साहब ने पहले बोला था कि भाई तुम बैठ सकते हो, मैं इतनी हाँ अनुमति तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ लेकिन हाँ। ये है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो अच्छा। चूंकि हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कोई मुझे तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। और मत केंद्र है वो मेरे लिए देवालय जैसा था, मंदिर जैसा। और भगवान थे और हैं और कल मतलब हमेशा रहेंगे, गुरु हैं मेरे। तो जी जी। वो उसमें से ही जो है मैं थोड़ा सीखता था, थोड़ा करता था। फिर मैंने थोड़ा आना जाना भी किया, लेकिन जी। संभव नहीं हो पाया। उस्ताद ने कहा कि भाई ये जो संगीत की डिग्री है ये नहीं लो, गुरु शिष्य हम्म परंपरा में ये नहीं ली जाती। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दिया। घर वालों ने मुझे कहा भी कि भाई ये क्यों छोड़ा। हम्म। तो मैंने कहा कि नहीं, ये उस्ताद का कहना ऐसा है कि भाई मुझे ये सब नहीं सीखना चाहिए, ख्याल वगैरह। तो मुझे विशुद्ध हम्म। रूप से ध्रुपद करना चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो हम्म। घर वाले थोड़े आशंकित तो रहते थे कि भाई इसको कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपने पैसे इकट्ठा हम्म। करता है यहाँ वहां से, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, ऐसा कभी जाता है। हम्म। कभी उस्ताद साहब बाहर भी रहते थे, उस हाँ। दौरान काफी बाहर रहते थे वो। तो हम्म। काफी उनके प्रोग्राम हुआ करते थे। तो हम्म। कभी कभी वो नहीं भी मिला करते थे, तो घर वाले थोड़े आशंकित रहते थे। लेकिन मेरा एक विश्वास था कि नहीं, मुझे तो सीखना है पहले। हाँ। तो और मैं सीख ही जाऊंगा कुछ ना कुछ करके। तो क्योंकि जिद थी एक सीखने की, कुछ करने की, तो विशेष अच्छा करके अच्छा। सीखने की। तो वो और लगता था कि उस्ताद साहब ही करते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है ऋचा भैया और उदय होलकर जी ये सब बहुत बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो हाँ, ऐसा लगता था कि उसने इन सब के लिए किया है और मेरे लिए भी उस्ताद ही करेंगे। ये अपने को चिंता अभी नहीं करनी है। एक बड़ी हाँ, गायिका, अपने को तो सिर्फ गाना हाँ, सुधा करना, सीखना।
आदरणीय तो सुधा रघुरमन जी ऐसा जुड़ी हैं, करते देखिए करते करते हमारे प्रोग्राम में। करते मेरा बीकॉम हो गया। मम्मी ने कहा ठीक है, हाँ वो तुम म्यूजिक की डिग्री मत करो, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो अपना। तो वो ग्रेजुएशन मैंने कर लिया। हाँ। पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा तो नहीं था मैं तो, लेकिन जी। आपका थोड़ा नेटवर्क प्रभावित हो रहा है इसमें, नेटवर्क की दिक्कत आ हाँ, रही है। नमस्ते रमन जी। हाँ जी। हाँ हाँ। अब पे जो है वो अब अभी ठीक है। मतलब बीकॉम हो गया। बीकॉम के 4 दिन की छुट्टी एक जो जो थी, तो मैं कहता था कि भाई मैं हम्म, संडे को भी काम करूंगा। अच्छा, 1 मिनट। ये हाँ अभी सही है। अब ठीक है। अभी सही है जी। थोड़ा अभी प्रभावित तो है। मैं जो है 4 संडे की इकट्ठा छुट्टी लेता था और फिर हाँ भोपाल हाँ जाता था या कभी मुंबई भी जाता था सीखने के लिए। हाँ। फिर प्रभावित है। थोड़ा सा दिक्कत है अभी इसमें, आवाज में, और वो आपका आवाज ठीक, आपकी ठीक आवाज आ पीछे। रही है वैसे मुझे। अब आ हाँ रही है पर आपको? हाँ हाँ, ये जो अभी सुनने वाले भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आपकी तरफ से जी, आ रही। स्वर और हाँ हाव भाव में फर्क आ रहा है, स्पेस आ रहा है। अच्छा, दिक्कत है। नेटवर्क का ही विषय होगा अच्छा कुछ। अगर खिड़की उड़की कुछ बंद हो तो खुलवा दीजिए। अच्छा 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 हाँ अभी ठीक लग रहा, अभी ठीक लग रहा, अच्छा अभी ठीक लग रहा। अच्छा। हाँ, नेटवर्क का ही विषय है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जी जी। एक सेकेंड, आप बोलिए, हाँ लगातार बोलिए। मैं आवाज लगा या लूँ कोई इसी दूसरा पे? जी, नहीं, मुझे ऐसा अभी लगता है ठीक कि है अगर कोई दूसरा 4G कनेक्शन हो तो वो जी। उससे भी जुड़ सकते हैं हम लोग। पर अभी आप, अभी खैर अपनी बात तो आप जारी रखिए। तो मैं बोलूँ फिर आगे? हाँ बोलते रहिए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है? नहीं नहीं ठीक नहीं है। अभी भी गड़बड़ है? हाँ हाँ, नहीं वैसे मैंने ये 4G से ही जोड़। जी जी। हाँ कोई भी, हाँ जियो तो आइडिया। एक सेकंड में मैं किसी को पुकार लूँ वो दरवाजा वगैरह हाँ खुलाने के लिए, है ना? अनो ये हाँ रुचि, हाँ हाँ अनौपचारिक, बिल्कुल रुचि। कोई दिक्कत नहीं। बुला यार लीजिए, इसमें नेटवर्क चाय में पानी प्रॉब्लम आ दे रही है, थोड़ा दीजिए। दरवाजा वगैरह खोल दे। हाँ इस तरह की बातचीत में, जैसे कि अभी मैंने अभी कहा कि ठीक है। चाय भी अपने। इसको बाहर रख के दे हाँ फोन को। नहीं, जियो जियो से कनेक्ट है। हाँ हाँ, जियो को तो अच्छा पकड़ना चाहिए। हाँ हाँ, जियो से कनेक्ट है ये फोन। अभी हाँ अभी नहीं, अभी ठीक है। अभी आवाज आ रही है? अभी 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 ठीक है? अभी आवाज आ रही है? नहीं, ठहर जा रही है बोलने से। देखिए में आप हाँ, नहीं जियो ही है असल फ्रिक्वेंटली में। जो, मैंने मेरे पास वैसे बीएस है, इसको जियो से कनेक्ट कर रखा है। नहीं उसी उस जियो में ही इसमें आप इंस्टाग्राम खोलना, 1 मिनट इसका देखें। हाँ जियो वाले फोन में इंस्टाग्राम खोल के उससे जुड़ जाइए। वो किस नाम से है मुझे बता दीजिए। मेरे वाले पुष्प चैनल। हाँ बल्कि जी। उसमें, हाँ जिस फोन में जियो है उससे सीधे जोड़ लेंगे तो और अच्छा है।
देखने सुनने वालों से जब तक मैं बात कर लूं, हाँ, अब दोबारा वो ज्वाइन हो गए। अभिजीत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत जुझारू और बहुत परिश्रमी किस्म के व्यक्ति हैं, और जो मन में ठान लेते हैं उसके लिए मेहनत बहुत करते हैं। मैंने देखा है कि इन्होंने पहले टीकमगढ़ में एक गुरुकुल स्थापित करने की कोशिश की थी। वहां पर बहुत कम विद्यार्थी थे। वहां से फिर ये ग्वालियर आ गए, और ग्वालियर में इन्होंने एक नई भावभूमि खड़ी करी और कोशिश किया कि वहां पर ध्रुपद केंद्र की स्थापना हो। उसके लिए बहुत परिश्रम किया, और इनकी मेहनत से और फिर संस्कृति विभाग की सकारात्मक मंशा से वो केंद्र अंत में स्थापित हो गया। हाँ, अब बोलिए। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, अब आ रही है? एकदम अच्छी आ रही, बढ़िया। अच्छा तो अच्छा जी। जब तक आप इस कार्य में लगे थे, तो मैंने सबको ये बताना चाहा कि किस तरह हमने अच्छा टीकमगढ़ में उनको देखा था एक पहल करते हुए, और जी फिर ग्वालियर में ध्रुपद की भावभूमि तलाश करके और वहां पर एक पूरा प्रयत्न करके इस केंद्र को यहाँ स्थापित कराना। उस पर जी जी बहुत परिश्रमी स्वभाव है, और जब तक किसी बात का परिणाम ना निकला है तब तक उसके पीछे लगे रहना। इतनी जी बातें मैं कर चुका था। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हो। जी। तो मैं जो है अपना ग्रेजुएशन मैंने किया पूरा, हाँ और हाँ, फिर ऐसे ही चलता रहा। कुछ पारिवारिक स्थितियां विपरीत आई। पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। फिर बीच में हाँ मुझे नौकरी करनी पड़ी, हाँ और उसके बाद में फिर पिताजी मेरे गुजर गए हाँ हाँ 2003 में। जी जी जी। तो फिर मतलब फिर थोड़ा सा गाड़ी जो है पटरी से उतर गई, जी जी और हाँ, फिर परिस्थितिवश कुछ नौकरी करनी पड़ी। फिर 2003 के अंत तक जो है वो मेरे भैया को नौकरी लग गई बीएसएनएल में। हाँ हाँ तो फिर उसने मुझे कहा कि भाई तू जो है अभिजीत म्यूजिक ही कर, और यही जो है तेरे लिए बना हुआ है, तो ध्रुपद को ही पूरा कर। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो ये बहुत अच्छा, इस समय नेटवर्क बहुत अच्छा जुड़ गया है। अनुज प्रताप अच्छा सिंह ने अच्छा भी ये लिखा है सामने, आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा जी। हाँ तो फिर मैंने वापस से सब कुछ छोड़ के, अपना नौकरी वगैरह सब छोड़ के भोपाल ही आ गया। वहां साकेत नगर में रहता था, एक कमरा किराए से लेके। हाँ हाँ तो उसके बाद जो है मतलब करता रहा। फिर 2003 साल समय अच्छा बीता, सीखना वगैरह वगैरह। हाँ उस्ताद साहब ने 2005 में मुझे ट्यूशन सिखाने की परमिशन दे दी। हाँ वो बोले कि चूंकि तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और हाँ तो तुम गाने की ट्यूशन सिखाया करो, और सिखाते सिखाते भी बहुत आता है, वाह, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो बहुत मैंने सिखाना शुरू कर दिया। तो भोपाल में एक मकरंद हलवे करके हैं, उन्होंने मुझे कुछ 3-4 ट्यूशनें दिलवाई। हाँ डॉक्टर प्रशांत वाजपेयी हैं, एक अमिता क्वात्रा करके हैं, और हाँ ऐसे कुछ 2-4 लोग और थे, उनके मैं पढ़ाने जाता था। हाँ हाँ और जब उस्ताद साहब रहते भोपाल में, तो फिर मैं केंद्र में ही उन दिनों शिफ्ट हो जाया करता था, और वहीं रहता था केंद्र में। हाँ तो हाँ, ये 2003-4 के आसपास की बात है। फिर जी 2006 में अचानक मेरे भैया भी एक्सपायर हो गए। ओहो हाँ, तो वो थोड़ा क्या मतलब, वो बड़ा अजीब सा समय था, और बहुत दुखद था, क्योंकि भाभी थी, भतीजा था, हाँ, और मेरी स्वाभाविक रूप मम्मी से। थी। हाँ, तो फिर वापस से गाड़ी पटरी से उतर गई, और फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला। जो जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, और जी उन्हें पता था कि ये लड़का थोड़ा खुददार टाइप का है, खुद खुद से कुछ पैसे मांगेगा नहीं, अब कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आप हमें 1 घंटा सिखाते हो तो 2 घंटा सिखाया करो। अच्छा अच्छा तो ये बड़ी मदद थी उनकी, और उन्होंने जो है 2 घंटा सीख के वो लोग डबल फीस देते थे मुझे। जी जी, ऐसे क्या कुछ बात। 3 विद्यार्थी थे, तो हाँ, मैं 12 दिन भोपाल में रहता और सिखाता,
और मुझे जो है उससे कुछ आर्थिक मदद मिलती जिससे मेरे घर का कुछ गुजारा वगैरह होता, हाँ हाँ चलता। तो ऐसा करते करते मैं चलने लगा 2008 में। फिर ध्रुपद केंद्र टीकमगढ़ के लिए जगह निकली थी, तो अभी उसमें भाई, मैंने अभी भरा। अभी हमारी मैडम वंदना पांडे जी ज्वाइन हुई है, उनको मेरी ओर से नमस्ते। और अच्छा, नमस्ते आपका, नमस्ते मैडम। जी मैंने जी, उनका नमस्ते मैडम। अनुरोध किया था कि वे समय निकाल के इस कार्यक्रम में ज्वाइन हो, तो जी मैं जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। जरूर, नमस्ते मैडम जी। तो हाँ ऐसा करके जो है 2008 में मैंने ध्रुपद केंद्र टीकमगढ़ जो है वो ज्वाइन किया। हाँ हाँ उसके पहले जहां तक कला यात्रा की बात करें तो 2006 के बाद मैंने उस्ताद साहब से, चूंकि गुरु शिष्य परंपरा में मैंने सीखा, हाँ तो गुरु शिष्य परंपरा में उस्ताद की आज्ञा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ हाँ आपको हर चीज के लिए गुरु से आज्ञा लेनी होती है, उसके बाद ही कुछ जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मैंने सही। उनसे कहा कि हाँ उस्ताद साहब, अभी भैया नहीं रहे मेरे, और हाँ पापा भी नहीं है, और मेरे ऊपर ही पूरी जवाबदारी है, हाँ और मैं यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, और थोड़ा बहुत गा सकता हूँ क्या। तो वो बोले हाँ नहीं ठीक है, तुम गाओ, और धीरे धीरे होगा कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2006 में यहाँ मध्य प्रदेश संस्कृत अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी यहाँ तानसेन रसिक श्रृंखला करके एक कार्यक्रम करती थी। वो हाँ कलाविधि का मैं लगातार 1 साल चला, वो निशुल्क उसमें गाना होता था। हाँ उनका सेटअप पूरा रहता था और निशुल्क गाना होता था। तो एक बार मुझे गाने को मिला, तो वो मैंने पहला कार्यक्रम गाया। हम्म, फिर मुझे 2006 में ही मध्य प्रदेश संगीत समारोह हुआ था। हाँ जी, तो पलनीटकर जी उस समय डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम दिया वहां पर मध्य प्रदेश संगीत समारोह में, जबलपुर में। हाँ तो वहां मैंने गाया। उसके बाद में 2006 में ही तानसेन समारोह में मैंने गाया। और उसके बाद 2000 फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा। 2007 में अनुश्रुति बारवा गाया, इसमें क्या मेरी बात पहली बार आपसे आपसे भेंट हुई थी। है। हाँ हाँ, मुझे अभी याद भी याद है। उस जी समय जी, आप ग्वालियर से आते थे, और आ, वो एक लोकप्रिय श्रृंखला थी, वो लगातार चली 2-3 साल। हाँ हाँ। हाँ तो उसके 12वें वाले में मैंने भी गाया था। इसमें उस्ताद सुल्तान खान थे, मधुमिता नकवी जी थी, और मैं भी था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ बात। हाँ। तो तो उस सब, उस समय आपसे मेरी पहली बार भेंट हुई थी जी। हाँ हाँ। अच्छा, आपके गुरु की क्या खासियत आपको हमेशा, उनकी कौन सी एक सीख है जो आपको हमेशा याद रहती रही, सिखाते हुए कुछ उनका 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 जो है एक वो स्वयंभू थे, एक तरह से कहना चाहिए हाँ हाँ कि वो हर चीज खुद ही करते थे। मतलब मैंने जितना उनसे सीखा, यानी आज मैं जो खाना पसंद करता हूँ हाँ वो भी उनके जैसा पसंद करता हूँ। उन्हें उन्हें पौधों का बहुत शौक था। हाँ, तो चूंकि क्या है, हर हर जो शिष्य है वो अपने गुरु को ही फॉलो करता है। उसके बिल्कुल बिल्कुल। सामने वही आदर्श रहता है, और वो कैसे चलते हैं, वो कैसा उनका हाव भाव रहता है, कैसा क्या बड़े, रहता है, वही सब चीजें जो है फॉलो करते। तो उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था। हाँ, वो आपको भी। जी, वो मुझे भी बहुत है। और उनका जीवन को देखने का नजरिया बड़ा अलग था, लोगों को सिखाने का नजरिया बड़ा अलग था। यानी वो सिखाते किसी को थे, सीखता कोई था। हाँ हाँ और उन्हें पता रहता था किसको कैसे सिखाना है, किसको कितना देना है, किससे कितना करवाना है, कौन हाँ कौन कितना करेगा, हाँ हाँ। ये और कैसे करवाना है, ये उन्हें बखूबी आता था। दादा यानी जो जी, जी, बोलिए बोलिए, जो पूरा करिए। जो रटंत विद्या है, हाँ वो उनके अंदर नहीं थी। हाँ हाँ उनसे मैंने ये सीखा कि जो भी है वो नित नया है। जैसे सूरज है या चंद्रमा है, इसको देख के कभी हम बोर नहीं होते। हाँ तो जो भी है वो नित नया है। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई भी राग का जो फ्रेज है वो कुछ बांधना नहीं है, सिर्फ उसकी डगर बांधनी है, बाकी कुछ नहीं बांधना, बाकी अपने मन से करना है। हाँ हाँ क्योंकि उनका कहना था राग रसोई पागड़ी ऐसे भी हमेशा तो सफल होते नहीं है, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन ये जो है उसमें उतनी दक्षता लानी है, बिना रटे उसको, उसका जो ऑरा है, उसको देखने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए।
और उसको दिखाने का तरीका, यानी वो एज ए गुरु भी जो है उसको अपने शिष्यों को दिखाने का तरीका भी एक अलग होना चाहिए। तो ये सब मैंने उन्हीं से सीखा। आज मैं जितना भी कुछ कर पा रहा हूँ या जितना बच्चों को सिखा पा रहा हूँ, जो भी बच्चे गा रहे हैं वो सब सामने ही हैं, लेकिन वो सब उन्हीं की देन है। उनको मतलब उनको याद करती है कुछ सुनाइए। जी अच्छा। क्योंकि हमारे सभी जो इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जरूर इच्छा होगी कि आपसे कुछ सुने। तो अच्छा जी। वो गुरु को ट्रिब्यूट रहे। वास्तव में उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब बहुत संत प्रवृत्ति की व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सौभाग्य मुझे भी उनसे एक साक्षात्कार करने का मिला था। उस समय मेरी नौकरी भारत भवन में हुई थी, ये शायद 90 के आसपास की बात होगी। तो उसी वो 74 बंगले वाले घर में ही मैं उनका इंटरव्यू करने गया था शाम के समय जी। तो उन्होंने पूरा बताया था मुझे कि किस तरह ये ईश्वरीय आराधना की गायकी है ध्रुपद। हाँ और जी। मैं उनको बात करते हुए सुन रहा था तो मैं बहुत मुग्ध था उनसे। हाँ, और वो सवाल ही नहीं। जब तक मैं उनको देखता रहा, जब तक वो शहर में रहे, मैं वही आदर भाव से उनसे मिलता रहा जी। तो ऐसे गुरु को जरूर नमन है। और आप जरूर उनके लिए कुछ मुझे सुनाइए, हम सबको तो अच्छा जरूर लगेगा। जरूर जरूर। ये तानपुरे की आवाज आ रही है थोड़ी? आ रही है। हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही है जी। एक बंदिश सुनाऊं एक छोटी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा जी। बहुत अच्छे। दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी माता काली माता काली दुख हरणी जगत उतारणी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी माता काली माता काली दुख हरणी जगत उतारणी दुर्गे भवानी शारदा माता शारदा माता विद्या दायनी विद्या दायनी सकल मनोरथ पूर्ण करणी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी भवानी दुर्गे दुर्गे भवानी माता काली दुर्गे दुर्गे दुर्गे
दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी माता 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 काली माता वाह माता काली माता काली दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी। ये राग अहिर भैरव था है, जी जी उसमें सुबह का है थोड़ा, लेकिन उसमें दुर्गा स्तुति है। हाँ हाँ अभी अभी डॉक्टर लता जी सिंह मुंशी अभी अभी 3 हाँ दिन पहले उनसे बात किया था, वो भी ज्वाइन जी 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 मैंने सुना था। नमस्ते लता जी। जी मैंने उनकी बात सुनी थी, बहुत अच्छी कलाकार हैं जी। बहुत सीनियर, और अभी उनको शिखर सम्मान भी हाँ कुछ समय पहले मिला। शिखर सम्मान मिला, क्या बात जी। हाँ एक बहुत अच्छे लोक गायक है सुंदरलाल मालवी, वो उज्जैन से जी ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं जी मालवी पद्धति से। तो अच्छा ये अच्छा सब इस जी। समय सुन रहे हैं हम लोगों के लिए, अरे बड़ा वाह अच्छा है। क्या बात है। हाँ जी नीतू जसीजा शायद आपसे रिलेटेड होंगी, हाँ हाँ जी जी है ना नीतू जी जी बिल्कुल हाँ 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 सभी लोग इसमें हैं हमारे साथी। तो जी आपने बताया एक पूरी यात्रा, जब आप धीरे धीरे कार्यक्रम आपको मिलना शुरू हुए, फिर हम्म। ये तो मध्य प्रदेश से बाहर फिर पहली बार कब जाना हुआ, कोई मध्य प्रदेश डिटेल? से बाहर मेरा राजस्थान में जाना हुआ पहली बार। हाँ हाँ जयपुर क्या बोलते हैं, जयपुर में वो है जवाहर कला केंद्र जेके के। हाँ बिल्कुल जी। हाँ वहाँ मैंने एक नाद निनाद उत्सव करके होता है, वहाँ गाया। हाँ और इसके अलावा फिर मुंबई में गाया, चेन्नई में, बेंगलोर में, और दिल्ली में काफ़ी बार गाया। दो बार गाया दिल्ली में। हाँ और हाँ इसके अलावा देहरादून में गाया। देहरादून में 2 बार गाया, एक बार हाँ आईआईसी में गाया, एक बार विरासत में गाया हाँ हाँ जी। बहुत अच्छे। और हाँ तो इस तरह से अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कोशिश ये रहती है कि विद्यार्थियों को साथ में ले जाऊं। तो बहुत अच्छे। हाँ हाँ अभी 2011 से जो है, जब से यहाँ ध्रुपद केंद्र स्थापित हुआ, हाँ तब से इसके बारे मैंने में जो है बताइए, अपने जी ध्रुपद केंद्र की एक तो थोड़ा सा टीकमगढ़ में जो आपने एक पहल की थी, और वहां जी से फिर किस तरह ग्वालियर आके ध्रुपद केंद्र स्थापित करने के लिए परिश्रम किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए ध्रुपद की जो अवेयरनेस है वो 2002 से, उसका मैं काम ग्वालियर में कर रहा था 2002 हाँ से। हाँ 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 तो मैंने उस्ताद साहब को भी उस दौरान पूछा था कि उस्ताद साहब ये ध्रुपद जो है ग्वालियर से, इसका वो हुआ है, मतलब पुनर्जन्म कह सकते हैं अपन, या पुनरुत्थान भी कहा जा सकता है। हाँ हाँ तो वो ग्वालियर से हुआ, चूंकि मानसिंह तोमर जो थे, महाराजा मानसिंह तोमर, हाँ उन्होंने इसको संस्कृत से ब्रज भाषा में रूपांतरित किया। जी जी हाँ और उन्होंने मान कौतुल नाम का ग्रंथ भी लिखा। उनके काल में बैजू जैसे गायक संरक्षित थे, जो हाँ तानसेन से पहले थे मेरी समझ से। हाँ हालांकि हाँ उसमें काफी किंवदंती है, लेकिन जैसा मुझे लगता है। जी 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 तो वो मैंने यहाँ 2002 से थोड़ा काम करना शुरू किया था, और फ्री में वर्कशॉप करता था, स्कूल स्कूल जाता था, लोगों को हाँ बताता था, बच्चों को सिखाता था, इस तरह हाँ से करता था। 2008 में मेरी अपॉइंटमेंट टीकमगढ़ में हुई। हाँ हाँ तो वहाँ मैंने शुरू की, यही सब अवेयरनेस के काम मैंने उधर भी शुरू किए। हाँ वहाँ लोगों को लिख के दिया कि भाई यहाँ ध्रुपद केंद्र खुला है तो आप आइए सीखिए। क्योंकि 2008 में मैं सिर्फ 31 साल का था, हाँ और हाँ और मेरा जो पद है वो गुरु का था। और हाँ गुरु का जो पद होता है उसमें जनरली सारे बाल सफेद होते हैं, और उस वक्त मेरे सारे बाल काले थे कार्य अभी काले भी थे। तो मुझे बड़ा हाँ मुझे बड़ा अटपटा लगता है, नहीं अभी कुछ सफेद हो गए तो मुझे अटपटा लगता था कि यार मुझे अपना कुछ करना है, कुछ ध्रुपद में करना है, कुछ करना है। वहां कोई था नहीं सीखने के लिए। वहां कैसा था, लोग ये कोई विशाल तलहर जी हैं, कह रहे हैं कि विशाल तल्लाल जी जी हाँ, कितने कुल विद्यार्थी हैं कितने, आपके? हाँ जी अभी
कुछ 30 विद्यार्थी तो यहाँ ग्वालियर में हैं। हाँ हाँ। और हाँ, बाकी भी थोड़े और इधर उधर जगह भी हैं थोड़े बहुत। जी। जी। तो मुझे वहां पर टीकमगढ़ में कोई विद्यार्थी मिला नहीं। वहां लोग स्कॉलरशिप के लिए आते थे। हाँ उन्हें लगता था ये एक नई स्कीम है सरकार की, इसमें पैसा मिलेगा। हाँ, वो कुछ जीवन यापन के लिए कुछ उपाय है। हाँ हाँ। और मेरा सोचना ऐसा था कि भाई ये सरकार जो पैसा दे रही है ध्रुपद सीखने के लिए दे रही है। हाँ हाँ, तो सही वो बात। और मैं बड़ा सख्त हूँ कुछ मामलों में, यहाँ के लिए भी। तो वो मैं सोचता था यार ये जो पैसे हैं ये तो इनको आर्ट, क्योंकि मैंने यही देखा कि भोपाल में जब उस्ताद सिखाते थे सुबह 4 बजे से लेके तो शाम को 6 बजे तक बच्चे रियाज ही करते थे, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। हाँ बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि वहां लोग 12 घंटे कर सकते हैं, यहाँ कम से कम 4-6 घंटे तो करना हक बनता है। तो हाँ बिल्कुल सही। वहां मैंने बच्चों को रियाज करवाना शुरू किया तो बच्चे भग जाते थे और उन्होंने छोड़ दिया। फिर ऐसे करते करते काफी समय वहां कोई कुछ विद्यार्थी रहे नहीं। हाँ तो मैंने एक आवेदन दिया था यहाँ, तब मनोज श्रीवास्तव साहब जो है वो प्रमुख सचिव थे। तो मैंने कहा कि भाई ग्वालियर में काफी बच्चे हैं और अवेयरनेस भी काफी है, तो वो वहाँ कुछ शुरू कर सकते हैं क्या कला विथिका में, क्योंकि मेरी तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। टीकमगढ़ में बाकायदा एक सरकार ने बड़ा सा घर दिया था वहाँ के कलेक्टर ने रहने के लिए, सब कुछ था वहाँ। सरकार की तरफ से फोन की सुविधा भी थी, काफी कुछ सारी सुविधाएं थी मतलब वहाँ टीकमगढ़ में। हाँ, लेकिन बच्चे नहीं थे। हाँ, तो बच्चों को असल में हाँ लगता था कि जीवन यापन का उपाय है। हाँ राशन वाशन और का, तो वो हाँ जैसे- और ग्वालियर में यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। कला विथिका का एक कमरा है, उसमें मुझे अनुमति मिल गई थी 15 दिन सिखाने के लिए, 20 दिन सिखाने के लिए, कि भाई चूंकि 20 दिन आप ग्वालियर सिखाओ, 10 दिन टीकमगढ़ सिखाओ, ताकि उधर भी बंद ना हो और इधर भी चलता रहे। बहुत। तो हाँ, तो वो यहाँ से फिर काफी बच्चे निकले और वो फिर कुछ करने लगे। तो वो सिर्फ फिर सरकार ने जो है केंद्र को विश्वविद्यालय को दे दिया, अलाउद्दीन खां अकादमी से लेके यहाँ राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय उसको दिया। तो उसके अंदर वही गुरु शिष्य परंपरा में स्कॉलरशिप का सिस्टम जैसा था। आरंभ में हमको 5 सीट मिली थी। और मैंने क्या किया, शाम को जो बच्चे थे, स्कूल गोवर थे, जो ऑफिस गोवर थे, उनके लिए भी 100 रुपए महीना फीस रखी जो विश्वविद्यालय को जाती थी, और वो सिखाना शुरू कर दिया उनको भी, ताकि अवेयरनेस फैले। और उसमें से भी बहुत बच्चे हमको मिले उस क्लास में से, जो आगे चल के जिन्हें स्कॉलरशिप मिली और जिन्होंने बहुत नाम किया। तो ऐसा 2011 में वो शुरू हुआ ध्रुपद केंद्र। तो बड़े अभावों के साथ शुरू हुआ वो, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़ता गया कि फिर वो हसुअद्दू खां सभागार है ग्वालियर में। हसुअद्दू खां साहब हुए जो ग्वालियर घराने के जिन्हें प्रवर्तक कहना चाहिए। तो वो उनके समाधि पर जो है मजार पर सभागार बना हुआ है। तो वहां पर एक पूरा ऑडिटोरियम जो है वो मिला कि आप ध्रुपद केंद्र इसमें चलाइए। तो वो वहां ध्रुपद केंद्र भी चलता है 2012 से। उसको भी प्राप्त करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया। हाँ, असल में क्या जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कब्जे में था ना पहले। जी उसे असल में क्या था, वो मूलतः संस्कृति परिषद का था पहले। संस्कृति विभाग ने उसे जो है वो दे दिया था ग्वालियर प्रशासन को। फिर ग्वालियर प्रशासन मतलब यहाँ मंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई वो जगह जो है वो उपलब्ध हो सकती है संस्कृति विभाग के लिए। तो वो आधा अधूरा सा था, तो यहाँ के जो मेयर साहब थे उनके पीछे पड़ के वो उसे पूरा कराया उसमें। हाँ, उसके बाद में फिर वो एक विषय था कि भाई नगर निगम उसे निःशुल्क क्यों दे। तो फिर वो जैसे तैसे उसका रास्ता भी निकला, उसमें काफी लोगों ने मदद की यहाँ ग्वालियर से। और उसके बाद में फिर वो पूरा का पूरा सभागार संस्कृति विभाग को हस्तांतरित हुआ। फिर संस्कृति विभाग ने विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया। फिर विश्वविद्यालय ने वहां ध्रुपद केंद्र चलाया। तो आरंभिक व्यवस्था में उधर थोड़े अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो उधर काफी मतलब अव्यवस्थाएं थी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप अनुशासित रहते हो और रोज सुबह से लेकर शाम तक समय देते हो, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकलने लगता है।
तो वैसे ही निकला। और ऐसा करते करते 2013 में जो है 2014 में ये आकाशवाणी की कंपटीशन वगैरह सबको बच्चों को दिलवाई थी। हाँ। तो हाँ, मुझे मतलब तब तक मैं भी मेरा गाता ही था और ये सब चलता रहता था, यानी मेरा गाना, बच्चों को सिखाना, ये वो सब, पूरा फोकस बच्चों की तरफ। और मैंने 2011 से एक अपने आप को थोड़ा सा मार जैसा दिया, यानी मैंने सोचा कि यार मेरे जो कार्यक्रम होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो ध्रुपद केंद्र में सीख रहे हैं उनका आगे क्या होगा। हाँ। तो उनके लिए कोई ऐसी योजना तो है नहीं कि भाई स्कॉलरशिप के बाद कुछ नौकरी का प्रावधान होगा या स्कॉलरशिप के बाद कुछ कार्यक्रम का प्रावधान होगा। हाँ। और हाँ, और ध्रुपद एक थोड़ी क्लिष्ट विधा फिलहाल तो नहीं, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें रोजगार की संभावना थोड़ी सी कम है। जी जी। तो वो उन्हीं में लगा रहता था मैं, बच्चों में। तो वो 2014 में अनुज प्रताप सिंह करके हैं, अभी इसमें जुड़े भी हुए हैं। हाँ। तो वो उनको, हाँ, उनको जो है ये आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता का राष्ट्रीय अवार्ड मिला। हाँ। तो ये मुझे रात को करीब 1 बजे पता चला। 1 बजे एक हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई आपके विद्यार्थी का नाम आया है, फेसबुक में देखो, प्रसार भारती की तरफ से जारी हुआ है नोटिफिकेशन, उसमें आपके विद्यार्थी का नाम है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि बेसिकली मुझे कभी स्कॉलरशिप नहीं मिली, मुझे कभी कुछ ऐसा मिला नहीं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार ऐसा हो सकता है क्या। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि करना है और करना है। वो मेहनत रंग लाई जो आपने लक्ष्य किया। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को तैयार करना है, तो बच्चों हाँ ने हाँ, भी अपना पूरा परिश्रम किया और आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देखिए, अगले साल भी जो है खुशी का मतलब वो मुझे ही मिला। 2016 में भी जो है, ये जो 2014 का अवार्ड था 2015 में मिला, 2015 का 2016 में। तो 2000 जो अगला साल था वो भी मेरी एक विद्यार्थी अखिलेश बघेल, वो भी उसी को मिला। हाँ, ये दो उपलब्धियां, 2 साल लगातार उपलब्धियां रही। तो ऐसी उपलब्धियां कम लोगों को हासिल होती है। मुझे नहीं पता शायद किसको हासिल है, लेकिन मुझे तो है। तो मुझे हाँ उसी में आनंद आता है। और मतलब ये मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय। और उसके बाद भी लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को कुछ मिले आगे, चाहे कार्यक्रम मिले, आकाशवाणी की प्रतियोगिताएं हैं, स्पिक मैके है, काफी सारी संस्थाएं हैं जो कुछ ना कुछ कराती रहती है। हाँ, ये दोनों बच्चे तो कहाँ, ग्वालियर के रहने वाले हैं दोनों? जी, ये दोनों ग्वालियर के रहने वाले। हाँ, ग्वालियर के रहने वाले। हाँ, तो ग्वालियर के लिए तो ये उपलब्धि हुई, संगीत उपलब्धि हुई, बिल्कुल उपलब्धि हुई। हाँ। क्योंकि ऐसा कहीं कभी किसी एक हाथ का नाम आ जाना ये अलग बात है, लेकिन लगातार 2 साल आना और मतलब बिना कुछ सोचे समझे आना, ये जो बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था। और केंद्र के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि हाँ, बड़ी उपलब्धि थी, उसका खुलना सार्थक हुआ है। बिल्कुल उसका खुलना सार्थक हुआ। और ये जो बात है अवार्ड वाली, ये बड़े दूर दूर तक गई, क्योंकि सरकार में कुछ भी होता है तो उसकी चीजें बहुत जगह जाती है। हाँ, ये तो है। तो हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहा। इसके बाद में देखिए, पहले जो है यहाँ से 2013 में मैं ग्रेजुएट कलाकार हुआ आकाशवाणी से। आरंभिक स्तर पे मुझे बी ग्रेड मिली। फिर उसके बाद में ग्रेड भर्ती गई मेरी, तो वो क्या बोलते हैं उसे, उसके बाद मेरे विद्यार्थी दोनों आकाशवाणी के अवार्ड से आ गए, तो उनको भी बी ग्रेड हो गई। तो इस तरह मेरे कुल अभी 5 विद्यार्थी हैं जो यहाँ से ग्रेड कलाकार हैं, जिसमें ये अनुज और अखिलेश दोनों बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। मतलब वो अपने ग्रेड से 1 ग्रेड और बढ़ गए। अच्छा, क्या बात। हाँ, तो मतलब करते रहो, कुछ ना कुछ लगे रहो, तो होने लगता है थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर शालिनी वैद्य लखनऊ से ज्वाइन हुई है। बहुत जी, नमस्कार शालिनी जी। आपने गिरिजा देवी जी से सीखा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनका भी हम स्वागत करते हैं संवाद में। जी, स्वागत जी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कभी ये भी हमको वक्त देंगी इस कार्यक्रम में। बिल्कुल जी। फिर आगे आपने कहा कि आपने अपने आप को ब्रेक करके फिर बच्चों को आगे लाने का काम किया। हाँ, तो वो अभी भी बादस्तूर चालू है, मतलब अभी उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी कोई रुकावट उस तरह से नहीं आई होगी।
अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे देश में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपने सब सिखाया है आपका काम, और उस तरह से लोग जानते हैं कि हाँ किस तरह से ग्वालियर में केंद्र ऐसा है जो बहुत परिणाम मूलक है, तो जी कहीं से भी कोई निमंत्रण आना और उस पर आपकी प्रतिभागिता करना वो एक अपने आप में उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं उससे मना ही नहीं कर रहा, वो जो है वो तो है, लेकिन ये कि वो मैं समझता हूँ अब ये मेरा भाग है। मतलब मैं मेरी प्रस्तुति के लिए भी जाता हूँ, तो अब मेरे जैसे उस्ताद साहब जाते थे, मैंने उस्ताद साहब को देखा था उनके तानसेन समारोह की प्रस्तुति में, वो पुष्पराज कोष्टी जी आए थे, उनके साथ गुंदेचा भैया थे और उदय भवालकर जी थे, उनके मैं था, और उस द्वारा उस काल के सारे कालखंड के सारे विद्यार्थी थे। कुछ मेरे घर पे रुके थे, कुछ मेरे पड़ोस के घर पे हमने ले लिया था, वो वहां रुके थे। तो ऐसा उनका कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में मुझे उनकी ये बात बड़ी वो लगती है, होटल रीजेंसी में व्यवस्था की थी यहाँ ग्वालियर में रुकने के लिए। तो रात को 1 बजे वो फ्री हुए गा के, तो खाने के लिए कुछ नहीं था लौट के, क्योंकि सारे शिष्य उनके साथ थे। ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मतलब मैं जो आज कर रहा हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। जी, क्या बात है। तो हाँ, तो वो जो है मैंने उनको देखा तो वो नाराज हो रहे थे होटल वालों पे कि भाई ये कैसी व्यवस्था है कि आप 30-40 लोगों का खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो बोले कि साहब हमें जो है कला परिषद वालों ने आपके 2 लोगों के खाने के लिए बोला है। वो बोले लेकिन मेरे साथ तो बाकी लोग हैं, वो कहाँ खाएंगे। तो बोले हम बना सकते हैं, आप 1 घंटे का समय दीजिए। तो 1 घंटे बाद बाकायदा वो राजमा चावल, मुझे अभी भी याद है, बना था। तो वो राजमा चावल सबने खाया। तो मैंने उनसे सीखा है कि भाई एक ही रोटी है तो उसे सबको दे दो, कोई बात नहीं, अपना पेट भी ऊपर वाला भरेगा और सबका भरेगा। वो बात भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सब सुनने वालों को के लिए बहुत जानकारी परक होगी कि कैसे जो बेहट तानसेन साहब की जो जन्मस्थली है वहां पर आपने एक केंद्र की संभावनाएं बनाई, और अब वहां भी आप हफ्ते में कुछ बार जाकर शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, वहां भी कुछ विद्यार्थी हैं। जी जी बारे में जी जी जी। क्या ये असल में क्या था कि मैं एक मांग कर रहा था संस्कृति विभाग से कि भाई हमें जो है क्या है कि पैसा तो ठीक है, आज नहीं तो कल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, सबका अपना अपना नसीब। तो भोपाल केंद्र में एक सहायक गुरु की पोस्ट थी, और ऐसे ही कथक केंद्र में भी एक सहायक गुरु की पोस्ट थी, तो वो फुलफिल थी। तो हमारा कहना ऐसा था कि भाई विश्वविद्यालय का कि भाई आप दो मतलब एक मत दे दो, उसमें हम 2 सहायक गुरु कर लेंगे, जैसे ये अनुज और अखिलेश है इनको। तो इनको सहायक गुरु कर लेंगे। तो ये काफी साल से चल रहा था इसके लिए प्रयास और ये वो सब। तो फिर एक बेहट केंद्र की संभावना बनी कि भाई बेहट में केंद्र चला, कुछ समय लोगों ने चलाया, वहां काफी बच्चे थे, लेकिन कभी भी उन बच्चों को विधिवत शिक्षा नहीं मिली। वहां सिर्फ एक नाम के लिए भाई कि नाम है, बेहट में चलना चाहिए, तानसेन जी का नाम है तो वहां चालू कर दो, किसी को भी रख लो, किसी को भी बुला लो, वैसा कुछ था। तो मैंने देखा वो बच्चे बेचारे 10 साल से लगे हुए हैं और आज तक उनको कुछ हासिल नहीं उन बच्चों को। तो ऐसा करके विश्वविद्यालय ने जब ये केंद्र का चार्ज संभाला, बेहट केंद्र का चार्ज पहले विश्वविद्यालय ने संभाला, तो उन्होंने मुझे कहा भाई कि आप सिखाने जाइए वहां पे। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, निःशुल्क चला जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ये मेरा रोज जाना संभव नहीं है, तो आप मेरे ये काम करा दीजिए। तो विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव भेजा और उसमें सभी की मदद मिली, और वो जो है बेहट केंद्र में 2 सहायक गुरु का प्रावधान हो गया। मतलब बेहट केंद्र के लिए और एक ग्वालियर केंद्र के लिए। तो अखिलेश जो है वो इधर देख रही है और वो अनुज उधर बेहट देख रहा है। तो मैं भी सप्ताह में 3 दिन जाता हूँ और अनुज जो है वहां रोज जाता है। और ये इसका परिणाम ये हुआ कि इस बार की जो तानसेन समारोह की प्रस्तुति थी वो अब तक की सबसे उत्कृष्ट प्रस्तुति थी। क्या बात है। मतलब जैसा उन बच्चों में क्या था, उनके जो पूर्व के गुरु थे वो सिर्फ लय पे ध्यान देते थे, तो वो लेकिन सुर पक्ष कहीं नहीं था उसमें। और जैसा ध्रुपद में हारमोनियम वर्जित है और ये तबला वर्जित है, ये सब वो लोग उपयोग करते थे उसका। लेकिन इस साल हमने संजय पंत आगले साहब को बुलाया विशेष तौर पे
कि भाई आप आइए उनके साथ बजाने के लिए बच्चों के साथ। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार भी कर लिया। वो बहुत सरल व्यक्ति है। तो वो आए और उन्होंने बजाया बाकायदा, और उनकी प्रस्तुति जो है वो बहुत अच्छी रही, और वो खुद भी बहुत संतुष्ट है वहाँ के विद्यार्थी। और वहाँ 3 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो ये एक बड़े संतोष की बात जी कि वहाँ शुरू हो गया और वहाँ अच्छा चल रहा है। वो बच्चों को वहाँ पर एक सही दिशा मिल गई, एक तरह से देखा जाए आप सबकी जानने से। जी और जी ये भी मतलब ये सब मुझे दोहराने की इच्छा होती है कि एक ही सहायक गुरु के वेतन से आपने 2 गुरु जी की सुविधा और सहूलियत उपलब्ध कराई, जो दोनों जी। जगह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये हाँ बड़ा बिल्कुल, बखूबी निभा रहा है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक तरीका है, और ये आपके द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। जी। हमारी बातचीत अब लगभग 6:30 बजने में थोड़ी देर है, तो ये अच्छा अचानक जी। किसी समय ये 30 सेकेंड का नोटिस देगा, तो हाँ हाँ तो हमें इसको फिर उसको उस खूबसूरती से इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के ये कि अभी आपका अब क्या स्वप्न है इस समय, जो ये सब आपने पूरा व्यवस्थित किया है बेहट में भी और ग्वालियर में भी, अब इसके को लेकर और आप क्या सोचते हैं आगे? मेरा ये सोचना है कि यहाँ क्या मतलब अभी काफी जगह से बच्चे हैं, मतलब मध्य प्रदेश से हैं हमारे पास, काफी बाहर के बच्चे हैं जो यहीं रहते हैं सभागार में, और बेहट के भी बच्चे हैं ही सही। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब कुछ करने लगे हैं, गाने लगे हैं, सीखने लगे हैं। तो इनकी जो निरंतरता है वो किसी भी कीमत पे बनी रहे, और वो कुछ ना कुछ करते रहें। और जितना मेरे से हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जितना सहायता, जैसे आपसे भी आप ने भी काफी मदद की है, और संस्कृति विभाग भी काफी मदद करता है, यदा कदा मतलब माध्यम बनी जाते हैं, तो वो उससे उसके सहारे या बाहर भी। अभी जैसे हम लोग बैठक में गए थे वहाँ बम्बई में गाने के लिए, बड़े उस्ताद साहब के यहाँ 14 तारीख को बड़े उस्ताद साहब का जन्मदिन होता है। तो उसमें मेरा प्रयास यही था, और उस्ताद बहाउद्दीन डागर साहब ने अनुमति दी, तो उसमें अनुज ने भी गा लिया, अखिलेश ने भी गा लिया, सुदीप ने भी गा लिया, आदित्य ने भी गा लिया, तो मेरा योगिनी वगैरह और भी लोग गए थे। तो मेरी कोशिश रहती है कि सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिले गाने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि कला का जो क्षेत्र है उसमें एक दिन में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये व्यापक स्तर पर हो, और मतलब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। जी। आपने वहाँ केंद्र में बड़ा सुंदर वातावरण बना रखा है, वहाँ सब बिल्कुल बिल्कुल, सब वहाँ सब्जियां होती हैं। हाँ, वहाँ सब्जियां होती है, वहाँ पेड़ लगे हैं खूब सारे, और आध्यात्मिक पेड़ लगे हैं, पीपल है, श्रमी है, बड़ है, नीम है, और सभी तरह के पेड़ लगे हैं, बेल है। इसके अलावा गार्डन बनाया हुआ है बहुत बड़ा वहाँ, और सब्जियां और सभी कुछ वहाँ उपलब्ध है, यानी प्याज भी वहीं लग जाती है। तो बच्चों का जो खाने पीने की व्यवस्था है वो वहां से हो जाती है। हाँ, उसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो 2 महान संगीतज्ञों की समाधि वहां पर छुपी हुई थी, उसको भी आपने साफ सुथरा करके और वो दर्शनीय बना दिया है, ताकि कोई भी देश के बाहर का व्यक्ति आए तो वहां तक आ सके। नहीं तो मैंने सुन रखा था कि समाधि का भी बहुत बुरा हाल था। हाँ, एक समय बहुत 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 बुरा हाल था। अब ऐसा नहीं, अब तो वहाँ सीसीटीवी भी लग गए हैं। हाँ, तो अब तो ये है कि मेरे क्लास में भी लगा हुआ है सीसीटीवी, और इसके अलावा पूरे प्रांगण में 7 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो सब चलता है। हाँ, शुभकामनाएं कि आपका प्रयत्न फलीभूत हो ऐसे ही, और ये केंद्र देश में और अच्छे से जाना जाए। आप पधारे, आपका शुक्रिया, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत